हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट सीरीज में आज की जो क्लास होने वाली है वो मैथमेटिक्स की होगी। पीआरटी का पेपर सॉल्यूशन हमने किया है, जनरल सेक्शन का ऑलरेडी हमने कर लिया है, टीजीटी का भी कर लिया है और आज जो करने वाले हैं वो पीजीटी का पेपर सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। तो 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। मैं आपके साथ ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन जो मैथमेटिक्स के जो 10 क्वेश्चन और जो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हैं जिनकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है और हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। आपको बस इन्हीं को ही सॉल्व करके अच्छे से देख लेना है और जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे उनको आपने नोट डाउन कर लेना है ताकि आप एंड टाइम में उसको रिवाइज कर लें। बिकॉज जिन कंसेप्ट से आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पीजीटी का पेपर सॉल्यूशन है, जनरल सेक्शन का सॉल्यूशन है और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा पीआरटी के थोड़े ईजी थे, फिर टीजीटी के थोड़ा सा बढ़ गया, इतना नहीं थोड़ा सा, और पीजीटी में भी थोड़ा सा ही बढ़ा है, इतना कुछ खास नहीं बढ़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। समझ में आता है सारी चीजें तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करिए अच्छे से। अ बोट, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। अ बोट कवर्स डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स। एक बोट है, एक नाव है। अब ये नाव के और धारा के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है, आपको हिंदी में भी सारी चीजें समझाऊंगी। तो ये कह रहा है कि एक नाव जो है डाउनस्ट्रीम में जब डिस्टेंस कवर करती है तो वो 3 घंटे में करती है, वापस आती है और 4.5 घंटे लेती है। यहाँ पर जो स्ट्रीम है यानी कि जो धारा है, आप पानी कह लो, इसकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको नाव की स्पीड बतानी है यहाँ पर कितनी होगी। देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको समझना है सबसे पहले तो, जब अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को समझो पहले होता क्या है। डाउनस्ट्रीम का मतलब है जब कोई नाव धारा के प्रवाह के साथ जा रही है। किसके? धारा के, यानी कि पानी के धारा के प्रवाह के साथ जब नाव जा रही है तो वो होता है डाउनस्ट्रीम। इसके अंदर जो हम स्पीड लेते हैं वो दोनों का प्लस लेते हैं, यानी कि जो बोट है, बोट की जो स्पीड है उसे, और जो पानी है आप वाटर कह लो, ठीक है, उसकी स्पीड, दोनों की स्पीड को हम प्लस करते हैं। और अपस्ट्रीम का मतलब है जब बोट जो है वो धारा के प्रवाह के अगेंस्ट है, यानी कि विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में। तो यहां पर जो हम स्पीड करते हैं वो दोनों की माइनस करते हैं। ये आपकी बोट की स्पीड और ये आपकी वाटर की स्पीड, ठीक है, दोनों को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब इस चीज को आप ऐसे कंक्लूड, यहां पर जो मैं जिस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करती हूँ मैं u प्लस v से करती हूँ, यानी कि मैं u को मानती हूँ बोट की स्पीड, आप भी कर सकते हो, आप v प्लस w भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, और v को मैं मानती हूँ किसकी? पानी की जो स्ट्रीम है, ठीक है, स्ट्रीम का जो स्पीड है उसको मानती हूँ। तो मैं क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग बनाऊंगी, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, तो कुछ भी बात हो सेम चीज हो जाती है। ठीक है, बस आपका अपना समझने का तरीका होता है। तो डाउनस्ट्रीम जब भी आ जाए मतलब आपने दोनों की स्पीड को प्लस कर देना है। यू मतलब आपकी बोट की स्पीड और वी मतलब आपकी जो करंट की स्पीड है। करंट मतलब बिजली वाला करंट नहीं, मैं पानी की बात करी हूँ, ठीक है, बिकॉज आपको कहीं पर करंट स्पीड भी लिखा मिल जाएगा, कहीं पर आपको स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी, तो वो सारी चीजें एक ही है। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को मैंने इतना आपको समझा दिया, अब करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। अब देखो ये कह रहा है कि जो बोट है वो डिस्टेंस कवर करती है। डिस्टेंस कितना कवर करती है हमें नहीं पता, ठीक है, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो 3 घंटे लेती है। जब डाउनस्ट्रीम जाते हैं और डाउनस्ट्रीम में दोनों की स्पीड को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। चलो मैं आपके b प्लस w से ही लेकर के चलती हूँ। डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, मैं d रख लूंगी, और टाइम कह रहा है 3 घंटे है। ये डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा है। फिर कह रहा है वापस आता है, तो वापस आएगा तो सेम ही डिस्टेंस होगा, डी आपका सेम ही रहेगा, और जब वापस आता है तो वो 4.5 घंटे लेता है। लेकिन अब की बार वो अपस्ट्रीम में है, जब जा रहा है तो वो डाउनस्ट्रीम में है तो हम प्लस करेंगे, जब वापस आएगा तो वो क्या है? धारा के प्रवाह के अगेंस्ट आ रहा है, यानी कि वो फिर माइनस में जाएगा, b माइनस w। बस आपको इन इक्वेशन को सोल्व करना है और आपको कुछ नहीं करना है। और साथ में आपको स्ट्रीम की स्पीड भी दी हुई है, यानी कि जो W है वो आपका 3 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर दिया गया है। तो आप W की जगह आप 3 पुट कर लो और दोनों इक्वेशन को आप आराम से सोल्व कर सकते हो। B प्लस, देखो डिस्टेंस सेम है तो मैं इन इक्वेशन को बराबर रख सकती हूँ। कैसे रख सकती हूँ? ये मैंने यहाँ पर W की वैल्यू 3 रखी और इस 3 को इधर ले जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। D है मेरा यहाँ पर, ठीक है, D है मेरा यहाँ पर। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो ये अगर मैं इधर ले जाऊंगी तो ये 4.5, एक सेकेंड रुको,
4.5 और b माइनस w हो जाएगा, वो भी d के ही इक्वल है डिस्टेंस के। तो दोनों इक्वेशन को मैं बराबर पुट कर सकती हूँ क्योंकि दोनों d ही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ b प्लस 3 इज इक्वल टू b माइनस 3, मैंने यहाँ पर 3 नहीं लिखा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 4.5। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, b की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी है। अब देखो जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो 4.5 नीचे 10 चला जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 9 और 5 2 इतना हो जाएगा। ये 3 को 3 से करेंगे, इस 2 को इधर ले आओ, b प्लस 3 2 मल्टीप्लाई में है और ये 3 ऑलरेडी है तो b माइनस 3 और ये 3 हो गया। सॉल्व कर लो, 2b प्लस 6 3b माइनस 9। जब इस b को इधर लेके जाओगे, 9 को आप जब इधर लाओगे या फिर इसको इधर ले आओ तो आपका b कितना निकल जाएगा, b आपका निकल जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पर स्पीड निकल जाएगी, किसकी, बोट की स्पीड यहाँ पर आपकी निकल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। जब हम डाउन स्ट्रीम करते हैं मतलब कि जो बोट है वो धारा के प्रवाह के साथ जा रही है तो हम उसमें जो स्पीड है उसको प्लस में लिखेंगे दोनों की, और जब अपस्ट्रीम की बात करते हैं कम बैक हो रहा है तो डिस्टेंस सेम है और तब हम b माइनस डब्ल्यू करेंगे। हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही लगाएंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके जितना ईजी है ना इतना ही ईजी आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपको बस अपना कॉन्सेप्ट समझना है, इक्वेशन को बस आपने बराबर पुट कर लिया क्योंकि डिस्टेंस भाई जितना जाने में कवर करेगा उतना ही वो आने में कवर करेगा, तो डिस्टेंस आपका सेम है। यहाँ से मैंने जो स्पीड है आपकी बोट की वो निकाल ली, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपके मैंने सारे जो फॉर्मूले हैं वो नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए हैं। नोट्स में आपको विद इन 1 वीक जो है अवेलेबल करा दूंगी, चाहे नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, ठीक है, बिकॉज काफ़ी कमेंट आते हैं नोट्स कब आ रहे हैं, तो नोट्स में आपको अवेलेबल करा दूंगी विद इन 1 वीक, ठीक है। चलिए, एक जो क्वेश्चन है आपका वो स्फेयर का है, और ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको इनमें ना फॉर्मूले जरूर याद कर लेने हैं, और वो सारे फॉर्मूले मैंने नोट्स में इंक्लूड करे हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे फॉर्मूले मैं आपके साथ साथ बता दूंगी आपको, ठीक है। एक कैरेट मेटालिक स्फेयर है, रेडियस है जिसका 10.5 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया गया है और इनटू स्मॉल कोन्स ऑफ ईच रेडियस, यानी कि इस स्फेयर से हमने छोटे छोटे कोन बनाए हैं, ठीक है। कोन क्या होता है भाई, आपने वो बर्थडे वाली टोपी देखी होगी ना, वो जो ऐसे शेप में होती है नीचे से, ठीक है, ऐसे शेप में, तो ये आपका कोन शेप होती है, ठीक है। तो हमने उस स्फेयर से ऐसे कोन बनाए हैं और जो छोटे छोटे कोन है हर कोन का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है, किसकी, कोन की। तो आपने ये बताना है कि इस स्फेयर को मेल्ट करके हम ऐसे कितने कोन बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पर आपको पता होना चाहिए है, और आपको वॉल्यूम ऑफ कोन पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं स्फेयर का वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं वॉल्यूम ऑफ कोन तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने कोन यहाँ पर बन रहे हैं। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4.3 पाई आर क्यूब होता है, और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अगर मैं स्फेयर की बात करूँ तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइड में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई से तो पाई कट जाता है, बट कोई क्या सोचते हैं, यहाँ पर नहीं सोचते हैं, आर स्क्वायर से आर क्यूब को भी कट कर देते हैं और ऊपर एक आर लिख देते हैं। हम यहाँ पर ये नहीं करेंगे क्योंकि देखो दोनों का जो आर है वो डिफर कर रहा है। जो स्फेयर है उसका आर जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है, जबकि जो कोन है उसका आर 3.5 है, तो आप इस आर को नहीं कट कर सकते हो। और अगर इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं तो देखो, जब 4/3 और यहाँ पर डिवाइड में है 1/3, ये जब नीचे होता है, अगर ऊपर भी फ्रैक्शन है और डिवाइड के नीचे भी फ्रैक्शन है तो नीचे के फ्रैक्शन पूरी टोटली बदल जाती है मल्टीप्लाई होकर के, ये पूरी चेंज होकर के 3/1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगी तो 3/1 यानी कि ये कट जाएगा, तो ऊपर आपका सिर्फ क्या बचा है, 4 बचा है, पाई हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं, आर क्यूब बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, ओनली 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर एच बचा है, इतना ही बचा है आपका। अब वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू, अब ये जो आर है वो किसका है, स्फेयर का है, और स्फेयर का जो आर है वो 10.5 है, लेकिन हमने ये 3 बार लिखना है, 10.5 इंटू 10.5 डिवाइड बाई, अब यहाँ का जो आर है वो 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू, और एच कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक पॉइंट से ये एक पॉइंट कट जाएगा, हटा देती हूँ इसको, और एक पॉइंट से ये एक पॉइंट कट जाएगा,
अब ये मत कहना क्यों कट जाएगा, अगर मैं इसको खोल के नीचे 10 लिखूंगी तो इसको भी तो खोल के ऊपर 10 लिखूंगी ना, तो वो आपस में कट जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली इसको कट कर देती हूँ और इसको हटा करके नीचे मैं एक 10 लिख दूंगी। मैंने इसका जो दशमलव है वो खोल दिया। ठीक है, अब कैसे करूंगी, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 का 7 पे गया, 2 1 और 7, और ये आपका 3 से कट रहा है, ये 7 से भी कट रहा है, 3 से ये कट गया और ये 7 से कट रहा है। ठीक है, 5 2 है, 5 2 1 है, ये 2 से कट रहा है, ये हो गया। 2 3 जा 6 इंटू 21, तो कितना हो जाएगा 126। तो आपके कितने कोण बनेंगे, 26 कोन्स आपके यहाँ पर बनेंगे। किससे, जब हम एक स्फेयर को जिसका रेडियस जो है वो 10.5 सेंटीमीटर, इसको जब हम मेल्ट करेंगे और कोन्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो कोण आपके 126 कोण यहाँ पर बन जाएंगे। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पर फॉर्मूले पता होने चाहिए थे। ठीक है, काफी इजी मैथ आता है, इतना कुछ इसमें घबराने वाली चीज नहीं है, बहुत इजी मैथ आता है और आप इस चीज को कर सकते हो, बस हम करके देखना नहीं चाहते हैं। तो आप भी कोशिश करिए और इन क्वेश्चंस को बनाइए जो मैं आपके लिए बता रही हूँ। बस इतना ही आपने करना है, 10 नंबर आपको मैथ्स में आराम से मिल जाएंगे और 10 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है ना, 10 नंबर बहुत होते हैं, 1 नंबर की वैल्यू भी बहुत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज से है, अमाउंट इज 3 राइट, ये 33 नहीं है, 3 राइट 3/8, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, 3 राइट 3/8। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ये टाइम्स है सम का आफ्टर। अब देखो इसमें हमने एक फॉर्मूला आता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t होता है। यहाँ पर कहीं कहीं आपको n भी लिखा मिलेगा, उसका मतलब टाइम ही होता है। ये कह रहा है कि जो अमाउंट है वो 3 राइट 3/8 टाइम्स हो जाता है 3 साल में CI के अंदर। यानी कि किसका टाइम हो जाता है, जो सम है, और सम क्या होता है, सम आपका प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट कितना हो जाता है, 3 राइट 3/8 को जब मैं खोलती हूँ तो कितना आता है भाई, 3 8 जा कितना होता है 24, और 24 + 3, इसको प्लस कर, इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं और इसके अंदर वो प्लस कर देते हैं ना, ये तो पता होगा ना। और ये P है, P क्यों हुआ, क्योंकि इतना टाइम्स बोला इसने, इतना टाइम्स सम, टाइम्स सम मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो P 1 + r/100, और ये क्वेश्चन शायद PRT में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है PRT में, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ आया तो PRT में नहीं आएगा। ठीक है, तो PRT में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, मतलब सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफर है, लेकिन तरीका वही है, सेम आया है। अब देखो P से P तो मैं कट कर दूंगी, और T मेरा यहाँ पर कितना है भाई, सम 3 इयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर T नहीं है, इसको 3 लिखो क्योंकि इन्होंने दिया है 3 है। अब देखो 27/8 को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर मैं इसको पावर में कर लेती हूँ तो अगर मेरा ये पावर सेम आता है तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या आपको ये नहीं पता 3 की क्यूब है ये, और ये 2 का क्यूब है भाई, 3 की क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। 100 करेंगे और 3, अब देखो पावर आपकी कट जाएगी, 3 से 3 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया तो आपका ये 3/2 आ गया, ये इधर 1 + r/100 आ गया, इसको इधर करो तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और ये आपका r/100 हो गया। तो ये कितना 1/2 आ गया, r/100, 2 से 50, तो r कितना हो गया 50%। तो यहाँ पे आपका जो रेट है वो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें इतना करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको शायद फंसा सकता है ये क्वेश्चन, बट इसको हम आराम से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, अ रिडक्शन ऑफ 20%। मैंने जो आपके नोट्स बनाए हैं उसमें आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना वो भी इंक्लूड किए हैं और ये भी उसमें इंक्लूडेड है। तो रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स टू परचेज 25 kg मोर देन 4 रुपीज 800 ओरिजिनल प्राइस। ये कहता है कि यहाँ पर कोई है जो अपनी शॉप पे गया और 800 रुपये लेकर के गया है। अब जो सामान उसने खरीदना था, जो उसने चावल खरीदना था, उसमें 20% की कटौती दुकानदार ने करी है, जिसकी वजह से इस 20% कम की वजह से प्राइस में उसको 12.5 kg एक्स्ट्रा राइस मिल गया। ठीक है, और उसके पैसे कितने हैं, टोटल 800 रुपए है। तो आपने ओरिजिनल प्राइस पर केजी बताना, यानी कि ओरिजिनल जब ये कटौती नहीं थी तब कितना था, ओरिजिनल प्राइस कितना था। तो इस चीज को ध्यान से देखो। देखो जब हमने 20% का डिडक्शन किया है टोटल में, लेट्स से कि टोटल कितना है, टोटल कितना है भाई, हम सीपी को हमेशा 100% मानते हैं, टोटल को हमेशा 100% मानते हैं।
और जब मैंने यहाँ पर 20% का डिडक्शन किया तो मेरे को कितना ज़्यादा मिल रहा है, मुझे यहाँ पर 12.5 kg मिल रहा है। किसकी वजह से? इस 20% की वजह से। ठीक है, अगर ये 20% नहीं होता तो मेरे को ये नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता। अब ये जो 20% है वो कितने के बराबर है ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? देखो 20% अगर मैं इस 800 का निकालूं तो कितना निकलेगा भाई, 20/100 इंटू 800, 160 रुपया। यानी कि ये जो मेरा 12.5 kg आया वो कितने रुपए में आया है? वो 160 रुपए में आया है। कि मेरे को ये 160 रुपए बचे थे इस 800 में, तो दुकानदार ने मुझे कहा कि भाई आपको 160 रुपए बच रहे हैं, आप अपने वापस ले लो। तो मैं वापस ना लेकर के मैं क्या करूंगी, मैं उसको ये बोलूंगी जितने मेरे रुपए बच रहे हैं ना उतना आप मुझे एक्स्ट्रा दे दो। तो इस 160 में मुझे कितना राइस मिल रहा है? मुझे 12.5 किलो मुझे राइस यहाँ पर मिल रहा है। और ये मुझे कैसे पता चला? भाई टोटल मेरा 800 है, 20% का हिस्सा है ये 12.5, तो 20% इसका निकाल लूंगी तो 160 रुपया आ गया यहाँ से, और 12.5 kg। अब मैं यहाँ से 1 kg का प्राइस निकाल सकती हूँ। भाई 160 रुपए है ना, तो देखो 12.5 kg मिल रहा है 160 रुपए में, तो 1 kg कितने में मिलेगा? 160 और 12.5, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर ये 10 चला जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 2 5 5 25, 5 3 15 और 2। ठीक है, तो ये हो गया 64 और 5, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 5 12.8। यानी कि जो पर केजी जो अमाउंट आ गया है 1 किलो राइस का जो अमाउंट है वो 12.8 रुपीज है। ठीक है, ये किस में आया? केजी में नहीं, रुपीज में आया है। बट हमें यहीं पे नहीं रुकना है। ये प्राइस किसका आया है? ये प्राइस तब आया है जब मेरा डिडक्शन था। ये प्राइस कब आया है? ये प्राइस उसका आया है जब मैंने डिडक्शन कर दिया। अब एक्चुअल प्राइस आपको निकालना है, ओरिजिनल प्राइस। ये तो प्राइस तब आया है जब मेरा 20% का मेरे को छूट मिली है राइस में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक नहीं रुकना। आपको ऑप्शन में शायद ये भी दे करके फंसा दे, लेकिन यहाँ तक नहीं रुकना है। ये सिर्फ तभी आया जब आपका 20% डिडक्शन हो, तब आया है ये। अब आपको निकालना है ओरिजिनल वाले का। अगर 20% डिडक्शन है तो ओरिजिनल आपका कितना हो गया? ओरिजिनल आपका 80% हो गया ना भाई। ओरिजिनल तो आपका 80% हो गया, क्योंकि सीपी आपका टोटल 100% था, जिसमें से मुझे 20% की छूट मिल गई, तो मेरा ओरिजिनल कितना था? 80% था। तो मैं यहाँ पर 80% को 12.8 के इक्वल मान के चल सकती हूँ, बिल्कुल मान के चल सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा 1% निकल जाएगा 0.8, और यहाँ से मैं 100% निकाल लूंगी, ओरिजिनल निकल जाएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल मेरा 100% ही है, तो 80 इंटू में 100, और ये 12.8 को खोलेंगे तो एक 10 यहाँ से आ जाएगा, 0 0 कट गया है, 4 2 जा 8, और ये 32 आ गया, 16 कितना आ जाएगा? 16 रुपीज। यानी कि मेरा 1 kg राइस का जो ओरिजिनल है, 1 kg राइस का जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा? 16 रुपीज पर केजी आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? एक बार थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, हो सकता है किसी को ना आए समझ में। 20% का डिडक्शन है, टोटल पैसा मेरा 800 था। इस 20% डिडक्शन की वजह से मैं 12.5 किलो राइस और खरीद पाई हूँ। तो यहाँ से इस 20% का मैं ये निकालूंगी तो मेरे पास 160 आता है। यानी कि इस 160 में मैं कितना खरीद सकती हूँ? 12.5 किलो मैं चावल जो है वो खरीद सकती हूँ। तो यहाँ से मैं 1 kg का निकाल सकती हूँ, पर ये वो है जब मैंने डिडक्शन किया है, जब मैंने कटौती करी है प्राइस में, ये वो है। तो यहाँ से मेरा 1 kg निकल के आता है 12.8। बट मुझे तो ओरिजिनल चाहिए ना, मुझे तो ओरिजिनल चाहिए। तो ओरिजिनल ये छूट करने के बाद मेरे पास 80%, यानी कि ये जो अमाउंट है वो 80% का है। तो 80% को इसके इक्वल रखूंगी 1%, और यहाँ से 100% निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। कमेंट करना मुझे अगर नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा और आपको हो सकता है समझाने की कोशिश करूँ, अदरवाइज ये चीजें आसान है, हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाँ देखो डिवाइस, अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, है ना। अब लेकिन बहुत सारे इसमें भी फंस जाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं डिवाइजर क्या होता है और डिवाइडेंड क्या होता है। ये कह रहा है कि जो डिवाइजर है वो 12 टाइम है क्वेश्चन की। सबसे पहले तो समझो डिवाइजर क्या होता है। आप भाग ऐसे करते हैं, हम लोग डिवाइड ऐसे करते हैं। ठीक है, लेट्स से ये 3 ये 6 है, और मुझे इसको डिवाइड करना है 2 से। तो मैं इसको क्या करती हूँ? मैं ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पर ये आता है मेरा रिमाइंडर, ये जो यहाँ पर शेष बचता है ना, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको शेष बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, क्वोशिएंट बोलते हैं। ये जो है 6, ये आपका डिवाइडेंड होता है, और ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है डिवाइजर। ठीक है, तो इतना समझे। अब कह रहे हैं डिवाइजर, यानी कि जो DIVISOR है वो 12 टाइम है किसका? क्वोशिएंट का।
12 टाइम है क्वोशंट का और 5 टाइम है रिमाइंडर का। तो डिवाइजर जो है वो 5 टाइम है रिमाइंडर का, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर मुझे 36 दिया है, तो यहां से मैं 36 को मल्टीप्लाई करके डिवाइजर निकाल सकती हूँ। 5 6 जा 30, 0 3 5 या 15 3 18 180। मेरा डिवाइजर कितना आ गया? 180 आ गया। और डिवाइडेंड निकालने के लिए, क्योंकि मुझसे डिवाइडेंड ही पूछा है, मैं क्या करती हूँ, इसको जो डिवाइजर है उसको क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस में रिमाइंडर करते हैं। विजिबल है सबको? डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशंट को और प्लस में रिमाइंडर करते हैं। मेरे को डिवाइजर मिल गया जो कि 180 है। अब मैं निकालूंगी क्वोशंट। डिवाइजर मेरा 180 है, ये है 12 और ये है q। इस इक्वेशन में मैं डिवाइजर की वैल्यू पुट कर दूंगी। निकालो इसको। 6 दूनी 12, 6 3 18 0 15। तो q कितना आ गया मेरा? 15 आ गया, ठीक है। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई और रिमाइंडर तो 36 है ही मेरे पास, तो इसको मैं निकाल लूंगी। भाई 18 को करना 50 से, 5 8 40 0 5 कम 5 और 4 9 1 8 1 0 270 और 1 0 ये ऑलरेडी है, प्लस 36 तो आ जाएगा आपका 2736 यहाँ पर आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कि आई थिंक सबका होगा, आप पीजीटी लेवल के हो, ठीक है, चाहे पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो, इतना कॉन्सेप्ट सबका होगा। अगर नहीं है तो मैंने अब आपको बता दिया, इसे डिवाइजर बोलते हैं। ये जो बीच में होता है जिसको हम भाग देते हैं वो आपका डिवाइडेंड होता है, भाग देने वाला डिवाइजर बोला जाता है। क्वोशंट आपका 3 है, यानी कि जिस पे जाता है, ठीक है। 2 किस पे जाएगा? 3 पे, तब जाकर के 6 आएगा और रिमाइंडर आपका शेष होता है जो बचता है नीचे, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक था जो यहाँ पर लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए हैं। अब जो है फटाफट से हम अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को कर लें। इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 आपका रहने वाला है एलसीएम और एचसीएफ से। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए एलसीएम एचसीएफ का, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 9 एंड 13 लीव्स रिमाइंडर 2 6 10 रेस्पेक्टिवली। किसी नंबर को है जब उसको हम भाग देते हैं 5 से 9 से और 13 से, तो वो शेषफल छोड़ते हैं, शेष छोड़ते हैं, रिमाइंडर छोड़ते हैं 2 6 और 10 रेस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है 5 से करेंगे डिवाइड तो 2 रिमाइंडर छोड़ता है, 9 से करेंगे तो 6 छोड़ता है और 13 से करेंगे तो 10 रिमाइंडर छोड़ता है। तो आपको ऐसा लीस्ट नंबर बताना है। अब जिसका मैथ्स की जो प्रोसेसिंग पावर है, जो माइंड में काफी अच्छी कैलकुलेशन कर सकता है, कर सकती है, वो यहाँ पर डायरेक्टली भी करके देख सकते हैं, ठीक है। 5 या 9 से 30 से फटाफट से करके देख लेंगे कौन सा छोड़ रहा है, कितना रिमाइंडर, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, जो कि ठीक है, अपने आप में गलत नहीं है। बट अगर आप टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं, जो कि एक तरीके से रिक्वायरमेंट है स्टेट के एग्जाम के लिए, तो फिर आप किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पर चीज समझेंगे। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एप्लीकेशन होते हैं एचसीएफ और एलसीएम के। यहाँ पर आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए है। एक आपका फॉर्मूला लगता है एलसीएम प्लस एक्स का और एक आपका फॉर्मूला लगता है एलसीएम माइनस एक्स का। मैं दोनों ही बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो एलसीएम माइनस एक्स का लगेगा। प्लस का कब लगता है? प्लस का तब लगता है जब आपसे ये कहे कि भाई कोई नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं इस और इस नंबर से, और वो एक ही रिमाइंडर छोड़ता है, सिर्फ एक रिमाइंडर छोड़ता है, चाहे 5 से करो, चाहे 9 से करो, चाहे 13 से करो, तो ऐसा नंबर मुझे बताओ। तो यहाँ पर तब आपका जो कॉन्सेप्ट लग जाएगा वो आपका एक्स लग जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि आपका कोई नंबर है, लेट्स से 10 से 15 से और 13 से डिवाइड करने पर ये एक ही रिमाइंडर छोड़ता है और वो रिमाइंडर आपका 5 है, तो ऐसा लीस्ट नंबर मुझे बताइए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो आपके पास, यानी कि वो एक ही रिमाइंडर छोड़ता, चाहे 10 से करूं, चाहे 15 से, चाहे 30 से। तो इस केस के अंदर जो आपका लग जाता है फॉर्मूला वो एलसीएम प्लस एक्स लग जाता है। इसका मैं एलसीएम निकालूंगी। एलसीएम निकालने के लिए सबको पता है भाई 10 15 30 का एलसीएम तो 30 ही आता है, और 30 मेरा एलसीएम हो गया, और एक्स मेरा क्या होता है, वो रिमाइंडर होता है, तो 5, और सीधा सीधा मेरा ये आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आपके रिमाइंडर अलग अलग होना तो आपका जो फॉर्मूला लगता है वो एलसीएम माइनस एक्स लगता है। इसको भी ध्यान में रखना, हो सकता है आपसे यही पूछ ले, ठीक है। तो एलसीएम माइनस एक्स। अब यहाँ पर जो एक्स था वो आपका रिमाइंडर था, तो यहाँ पर जो एक्स है वो क्या होगा, तो उस चीज को भी समझते हैं यहाँ पर कि आपका जो एक्स है वो क्या होगा। देखो अब इसको तो मैं हटा देती हूँ, मैंने आपको बता दिया कहाँ पे प्लस लगेगा कहाँ पे माइनस लगेगा, और इसे भी हटा देती हूँ। सबसे पहले इसका लो एलसीएम 5 है, 9 है एंड कितना है 13 है। अब भैया इसका कोई भी टुकड़े इसके टूट नहीं सकते अगर मैं बैग मेथड भी इस्तेमाल करती हूँ, जो कि मैंने आपके साथ आई थिंक पीआरटी का जब कराया था उसमें आपको बताया था बैग मेथड क्या होता है। तो अगर मैं बैग मेथड से सोल्व करती तो भी इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना इसके कुछ टुकड़े हो सकते, ये तो है ही अपने आप में अपना अलग से, इसका कोई टुकड़ा नहीं है, इसका भी नहीं है, और 9 का तो 3 3 करके आप करेंगे ही क्या उसका। तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम निकाल लेंगे। तो 45 इंटू 13, इसका मल्टीप्लाई करके 45, और इसको जब मैं करती हूँ 13 से, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 1 13, 1 5 4,
585 कितना आ गया मेरा एलसीएम 585। अब कहा था मैंने कि एलसीएम माइनस एक्स का फॉर्मूला लगेगा। 585 तो मेरा एलसीएम आ गया, लेकिन एक्स क्या आएगा? तो एक्स यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना, 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है, 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आता है, और 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना आता है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, सब में जो सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो कितना निकलता है, 3 निकलता है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 5, 8 और 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा समझाने में टाइम लग गया, बट अगर आप सीधे तौर पे फटाफट से इस कैल्शियम लेकर के और फटाफट से इसका माइनस करके यहाँ पे हटा देंगे ना, तो विद इन सेकंड्स आपका ये आंसर आ जाएगा। आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है, इसको करूंगी 5 से, फिर 9 को करूंगी, फिर 13 को करके देखूंगी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। अब यहाँ तक आते आते मेरे 3-4 मिनट खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे बचना है। और ये x हमेशा कैसे निकलता है, ये जो फर्स्ट नंबर है इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, जो थर्ड नंबर पे है उसको थर्ड नंबर से ही माइनस करेंगे, लेकिन इसका जो डिफरेंस है वो हमेशा सबका सेम ही आना चाहिए है। 5 में से 2 गया तो 3 आता है, 9 में से 6 गया तो 3 आता है, 13 में से 10 गया तो 3 ही आता है। ठीक है, तो ये आपका 2 कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, एलसीएम के प्लस एक्स कब होगा और एलसीएम माइनस एक्स कब होगा। इस चीज को आपने जरूर ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपका टैंक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको काफी बहुत हो सकता है किसी को बोरिंग लगे, मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, एक टैंक इज फिल्ड, एक टैंक है जिसको हम लोग, ऐसे क्वेश्चन आपको ना कई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कई बार ये कहेगा बताओ पी अकेला कितने दिन में भर सकता है। ठीक है, कोई कार्य हम कर रहे हैं तो ए बी सी है, तीनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे। कोई टैंक है उसके अंदर छेद भी है, हम भर भी रहे हैं तो पानी निकल रहा है, और हम भर भी रहे हैं तो कितने दिन में हम पानी को भर सकते हैं। तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट आपको बस ध्यान में रखना और आपके सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, जिसको हम अब डिस्कस करेंगे। कह रहा है टैंक जो है 5 घंटे में फिल हो रहा है, 3 पाइप जब मिलकर के उसको फिल कर रही है, पी क्यू और आर। यहाँ पर छेद का कोई सवाल नहीं है। तो 5 घंटा ले रहा है जब तीनों मिलकर काम कर रही है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने घंटे सेपरेटली ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें हिंट दिया है और इस हिंट के बेस पर हम काम करेंगे। कह रहा है कि जो पाइप आर है वो ट्वाइस फास्ट है किससे, क्यू से, ट्वाइस एफिशिएंट है, यानी कि 2 का क्यू। आर जो है वो ट्वाइस फास्ट है किससे, क्यू पाइप से, और क्यू जो है वो ट्वाइस फास्ट है पी से। बस यही चाहिए था हमें, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हमें 5 आवर्स हमें दिया ही गया है, इतना ही हमें यहाँ पर दिया है, और इसी डाटा के बेस पर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हमें इसको सबसे पहले ना किस में लाना है, उसमें परसेंटेज में नहीं ला करके, बल्कि आपको उसमें लाना फ्रैक्शन में। ठीक है, चलो आर को और क्यू से 2q, आर इज इक्वल टू 2q है, तो अगर मैं आर बाई क्यू करूं तो यहाँ पर मेरा 2/1 आ जाता है। अगर मैं ऐसे ही इसको फ्रैक्शन में लाऊं तो q बाई पी जब मैं करती हूँ तो ये 2/1 आता है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर मेरा q1 है और यहाँ पर मेरा q2 है, तो मतलब अगर मैं q को सेम मुझे लाना पड़ेगा, q का मुझे सेम ही पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो इसको सेम बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, लेकिन यहाँ पर भी करूंगी, यहाँ पे भी करूंगी, तो कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना। यहाँ पे मैं रहने देती हूँ क्योंकि मुझे q को 2 बनाना है। तो r मेरा बन गया 4, q मेरा बन गया 2, और p मेरा कितना है, 1 है। इतना समझ में आया यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया है भाई, यहाँ पर मेरा q 1 था, यहाँ पर 2 था, बट q तो मेरा सेम ही होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर को भी करना पड़ेगा, वरना फिर वो हिल जाएगा। तो ये 4 हो गया, यानी कि मेरा r जो है वो 4 यूनिट आ गया, q मेरा 2 आ गया और p मेरा यहाँ आ गया। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, p रेशो q रेशो r। तो इसको रेशो में मैंने कन्वर्ट कर लिया, p मेरा 1 रेशो है, q मेरा 2 रेशो है, और r मेरा 4 रेशो निकल आया। इतना यहाँ से समझे आप। अब रेशो में आने के बाद कह रहा है कि जो तीनों पाइप है ना वो 5 घंटे में काम करती है, 5 घंटे लेती है सारी उस टैंक को फिल करने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, देखो अब ये P काम करता है 1 यूनिट, Q करता है 2 यूनिट, और R करता है 4, तो 4 और 6 यूनिट 7, यानी कि टोटल कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया। ये 7 यूनिट 5 घंटे के लिए मिलकर काम करती है, तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा मेरा 35। मेरा टोटल वर्क आ गया, यानी कि काम हो गया मेरा टोटल 35। ठीक है, क्योंकि 7 यूनिट आ गई, 7 यूनिट 5 घंटे में कितना काम करेगी, 35 काम करेगी। तो जो इन पाइपों के द्वारा जो किया गया काम है वो टोटल 35 आ गया। अब मुझसे ये पूछा गया है कि आप मुझे ये बताइए कि जो पाइप P है वो खुद से अकेली अगर इस टैंक को फुल करे तो कितना टाइम लेगी। अब पाइप जो P की कैपेसिटी है वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट काम करती है, टोटल काम है 35 वर्क। तो 35 को मैं इसकी कैपेसिटी से कर दूंगी डिवाइड, और तो क्या आ जाएगा, 35 आर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि वो कितने टाइम में काम करेगा, वो 35 घंटे में, जो पाइप P है वो 35 घंटे में इस टैंक को कंप्लीटली अकेली होकर के फिल करेगी।
अगर मेरे से पूछा जाए क्यू, तो फिर टोटल काम मेरा 35 है। क्यू की कितना टाइम है, क्यू कितना काम करती है, क्यू 2 काम करती है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो जो आंसर आएगा वो क्यू का आ जाएगा। और आर का काम करूंगी तो 35 को डिवाइड बाई 4 कर दूंगी। बट मेरे से पी पूछा गया है तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर पहले इसका रेशियो बना लेना है। ठीक है, मेरा आपको दिख रहा है यहाँ से भाई r इज इक्वल टू 2q है, तो मैं q को इधर ले आऊंगी तो मेरा 2/1 हो जाएगा। यहाँ पर मैं p को इसके नीचे लाऊंगी q के नीचे, तो मेरा 2/1। अब मैं देख रही हूँ कि मेरा q तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई ना करूँ, और ये मेरा 2 है, जबकि होना सेम चाहिए है। तो मैं इस रेशियो को सेम बनाने के लिए इसको भी 2 से करूंगी, इसको भी 2 से करूंगी। ठीक है, और लेट्स से अगर मान लो यहाँ पर ये मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, मान लो अगर यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर आपका कितना होता 5 होता, फिर क्या करते हम, फिर किससे मल्टीप्लाई करते, फिर हम क्या करते, ये और ये दोनों बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको भी 5 से और इसको भी 5 को और इसको मैं 3 से और इसको भी 3 से कर दूं तो मतलब बराबर हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो इस केस में Q आपका 15 हो जाता, R आपका 10 हो जाता और P आपका 3 हो जाता। अभी समझे मैंने क्या चीज करी है, मैंने यहाँ पर रेशो ले आई। मैं रेशो बना लो, रेशो बनाने से आपको सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 35 आ जाएगा। पी अकेला 35 घंटे में ये पाइप जो है, ये जो टैंक है उसको फिल करने का काम करेगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट अगर आपका प्रोसेसिंग पावर अच्छी है तो आप इसको इजीली बना भी सकते हैं। y दिया गया है √3 -1 है और ये √3 + 1 है। हमें निकालना x² + y²। आपको यहाँ पर जो एल्जेब्रिक फॉर्मूले होते हैं ना वो यहाँ पर याद करने हैं। मुझे पता है x + y का स्क्वायर कितना होता है, x² + y² + 2xy होता है। ठीक है, इस 2xy को इधर ले आओ, x + y का स्क्वायर -2xy = x² + y²। यही मुझे फाइंड आउट करना है। तो यानी कि यहाँ पर मैं x की वैल्यू इधर पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो x + y और स्क्वायर है, x कितना है √3 + 1 √3 - 1 प्लस में √3 - 1 और √3 + 1। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर को नहीं भूलना है वरना यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है। और 2, और अब मैं करूंगी इनका मल्टीप्लाई, √3 + 1 √3 - 1 मल्टीप्लाई है √3 - 1 √3 + 1। एक चीज यहाँ पर देख रहे हो, जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पर है, जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पर है, मल्टीप्लाई से कट जाएगा। सोल्व करेंगे तो भी कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये क्या है भाई, a + b है, ये -b है, तो a² - b² ये हो जाएगा और a² - b² ये हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इस चीज में मैं नहीं जाती हूँ -2, बस हमें इसे सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे सबसे पहले, एलसीएम में √3 - 1 और √3 + 1 दोनों जाएगा। ये है, इससे ये मल्टीप्लाई करें, यानी कि a + b और a + b, तो a + b का स्क्वायर हो जाएगा। a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b² जो कि 1 का स्क्वायर है और 2ab 2 √3। ठीक है, प्लस का सिंबल बीच में है तो मैं प्लस लगा दूंगी। अब क्या करूंगी, देखो ये यहाँ से ये पूरा कैंसिल है, ये बचता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा a - b का स्क्वायर हो जाता है। a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 √3। इतना समझ में आया, बेसिक से चीजें कुछ नहीं है। ये तो कट ही जाएगा और √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये दोनों चीजें कट जाती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये 3 + 1 प्लस ये 3 + 1 डिवाइड बाई, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a है, a - b और a + b है, a - b और a + b क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है, तो इसको जब मैं a² यानी कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करूंगी तो ये 3 - 1 = 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया। बट इस स्क्वायर को नहीं भूलेंगे, ये स्क्वायर जो चला आ रहा है ना, इस स्क्वायर को मत भूल जाना, यहाँ से फिर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और ये आपका माइनस में 2 है, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 और 4 8, 8/2 और 8/2 का स्क्वायर -2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 - 2 = 14 आंसर। 14 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ी सी प्रोसेसिंग पावर है, थोड़ा सा बस आपको चीज़ें करनी है। हर जगह पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, + b का स्क्वायर कितना होता है। और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप इसको हर एक स्टेप को लिख के देखो, दिमाग से भी चीज़ें हो जाती है। और कुछ स्टेप ऐसे हैं जो मैं दिमागी रूप से भी कर सकती हूँ, इतना मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, विदिन 2 और 3 लाइन ये क्वेश्चन बन जाएगा।
बस हमें अपनी प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाना है, और जो तभी बन पाएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो 14 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। शॉपकीपर सेल्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं हर क्वेश्चन पे कह रही हूँ बहुत ईजी है, बट ये लिटरली ईजी है। ठीक है, ये बहुत ईजी है, लिटरली बहुत ईजी है। आज शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, हो सकता है मैं इसलिए बोलती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है मैथ में, मुझे मैथ अच्छा लगता है, हो सकता है मैं इसलिए बोल रही हूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी का, क्योंकि चीज़ें आप वो भी सही है, बिकॉज किसी का हिंदी बैकग्राउंड है, किसी का संस्कृत है, तो उनके लिए चीज़ें डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड। बट आप अगर करेंगे ना तो आपको हो जाएगा। आप बस एक बारी जो मैं चीज़ें करा रही हूँ ना, आप उनको करो। ठीक है, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, एक दुकानदार है जो अपना किसी वस्तु को 15% गेन पर बेचता है, 15% का लाभ कमाता है, यानी कि वो जिस रेट में खरीद रहा है उससे ज़्यादा वो बेच रहा है। अगर उसने इसे 18 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसका लाभ 18% हो जाता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर सीपी बताना है। चलिए निकालते हैं। देखो, इसने कहा कि पहले वो 15% गेन पर बेच रहा था, सीपी हमेशा 100% होता है। ठीक है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले वो लाभ कर रहा था 15% का, 15% जो था वो लाभ में था। उसके बाद उसने क्या किया, 18 रुपए ज्यादा में उसने बेचा और उसको लाभ हो गया 18% का। तो यहां से आप क्या समझ रहे हो, 15 + 3 यानी कि 3% इसने जंप किया, और कितने रुपए में, 18 रुपए में। तो 3% आपके 18 रुपए के बराबर हो गए ना। जब 3% आपके 18 रुपए के बराबर हो गए तो एक कितना का हो जाएगा, 3, और 100 कितने के हो जाएंगे, 600। तो आपका जो सीपी है वो क्या आ जाएगा, 600 रुपीज। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझो इस चीज को। पहले गेन था 15% का, उसके बाद गेन हुआ 18% का, बट किसकी वजह से, 18 रुपए की वजह से। तो जब मैं 15 से कितना जंप करती हूँ 18 पे जाने पर, तो 3% मेरा 18 रुपए के इक्वल है, क्योंकि जब मैं 18 रुपए में ज्यादा में बेचूंगी तभी तो मैं 3 जंप करके 18% पे आऊंगी। तो मेरा 3% 18 रुपए हो गया, 1% डिवाइड कर देंगे और आपका सीधा सीधा 600 रुपए आंसर आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन लिखने का भी नहीं था। ठीक है, लिखने का भी एक क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ मैं मानती हूँ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप भी इस चीज को आराम से समझिए। बहुत ही सही सा क्वेश्चन है, बस 3% का गैप है, दैट इज इक्वल टू 18 रुपीज। ठीक है, वहां से आप 100% निकाल सकते हैं। 10 क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है, किसी शहर की जो जनसंख्या वो 9000 है, 9000 है। उसके बाद कह रहा है कि जो मेल है, भाई पॉपुलेशन के अंदर मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, है ना। तो मेल का जो परसेंटेज में इंक्रीमेंट बता रहा है, 5% मेल इंक्रीज हो गए और फीमेल हो गई 8% इंक्रीज। और इतना इंक्रीज होने के बाद जो मेरी पॉपुलेशन है वो बढ़ करके 9600 हो गई है। तो आपको मेल कितने हैं वो बताने हैं, कितने मेल होंगे। अब निकालो, कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन कैसे करोगे, आप यहाँ पर मिक्सचर से क्वेश्चन कर सकते हो इसको। ठीक है, आपका देखो पॉपुलेशन जंप होकर के 600 अगर आप इसमें लगाते हो, भाई 96 में से 9000 करेंगे तो कितना आता है, 600 आता है ना। तो देखो मिक्सचर से कैसे करेंगे, ये है आपका मेल, ये है फीमेल। ठीक है, मिक्सचर से कैसे करेंगे, तो मेल की इंक्रीमेंट हो रही है 5 की, परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, 8 यहाँ पर फीमेल की हो रही है। बट टोटल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, टोटल कैसे निकालूंगी इंक्रीमेंट, टोटल निकालूंगी भाई 600 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। जब 9600 में से मैं 9000 घटाऊंगी तो मतलब मेरा इंक्रीमेंट 600 का हो रहा है, और किसके अंदर हो रहा है, 9000 में से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं नीचे 9000 को बेस मानूंगी और 100%। तो यहाँ में जो ये इंक्रीज हुए ना, मेल 5% और 8% फीमेल, इनका ओवरऑल इंक्रीमेंट निकल जाएगा। तो 2 से 2, 1 से 1, 3 × 9, 3 दूनी 6, यानी कि 20/3%। भाई मेल अकेले इंक्रीज हुए 5%, फीमेल अकेले इंक्रीज हुए 8%, और जो टोटल ओवरऑल जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 20/3% का हुआ है। परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम हमेशा इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें से हम ये माइनस करके यहाँ लिखते हैं और इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिखते हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब देखो अगर मैं ये नहीं हटाती हूँ, इस फ्रैक्शन को अगर मैं नहीं हटाती हूँ, तो फिर मेरे को करना पड़ेगा एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मेरे लिए लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको हटाने की कोशिश करूंगी। अगर मैं इसको हटाऊंगी 3 को, तो यहाँ पे भी मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 से करूंगी और यहाँ पे भी 3 से करूंगी। इस अकेले को नहीं कर सकती, इनको भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा जितना मैं इसको बढ़ाऊंगी, तब जाकर के मेरी चीजें बैलेंस होगी। तो ये कट गया, 5 3 जा कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। ये माइनस होकर के नहीं आया, मैं सिर्फ वैसे लिख रही हूँ। ठीक है, तो 5 3 जा हो गया, यहीं पे लिख देती हूँ, 5 3 जा हो गया 15, और 8 3 जा कितना हो गया 24, और ये मेरा कितना रह गया, ये मेरा 20 रह गया। अब घटा दो,
24 में से 20 गया 4 और 15 में से 20 में से 15 गया 5, यानी कि जो मेरा मेल है वो कितना है 4 यूनिट और फीमेल कितनी है 5 यूनिट। ठीक है, जो मेरी ओरिजिनल थी मेल कितना है 4 और फीमेल कितनी है 5, लेकिन वहां पर जो मुझे टोटल दिए गए हैं वो 9000 है, 9000 दिए गए हैं, वो बढ़े हुए वाला मैंने चीज यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब इसमें 9000 में 4 मेरी मेल है और 5 फीमेल है, तो टोटल कितना हो गया 9 यूनिट, और टोटल मेरे पास जो जनसंख्या है वो 9000 है। 9 यूनिट इसके नीचे लिखेंगे और मुझे निकालना है मेल, और मेल कितनी है 4, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 4। फीमेल निकालने होते तो मैं यहाँ पर 5 कर देती। ठीक है, तो काट लो इसको, इससे कितने निकल के आगे 4000 कितने हैं मेल है। इस 9000 में 4000 तो मेल है और फीमेल कितनी हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी 5000। फिर से समझाती हूँ, मेल की इंक्रीमेंट है 5%, तो मैं इसको ऐसे लगाऊंगी एलिगेशन से, 5% मैंने यहाँ पर लिखा, फिर से ही कर देती हूँ उसको, 5% मैंने यहाँ पर लिखा, 8 मैंने यहाँ पर लिखा। ओवरऑल निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगी, 600, यानी कि 600 बड़े हैं, किस पर बड़े हैं 9000 पर बड़े हैं, मल्टीप्लाई में 100 तो मेरे परसेंटेज निकल जाएंगे। 20/3% यहाँ से निकाले, इस 3 को मल्टीप्लाई हटाने के लिए ऊपर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा ये कट जाएगा, यहाँ पर भी 3 से करूंगी, यहाँ पर भी 3 से करूंगी, 15 यहाँ पे आ जाता है, 24 यहाँ पर, 20 यहाँ पर घटाएंगे तो ये 4 और ये 5, यानी कि इस पॉपुलेशन के अंदर 4 मेल है और 5 फीमेल है, दोनों को प्लस करूंगी तो 9 आ जाता है। और इस 9 की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, 9000 के इक्वल है। ठीक है भाई, 9 की वैल्यू 9000 के, तो एक क्या हो जाएगा 9000 डिवाइड बाई 9, और मेरे से पूछा है मेल जो कि 4 है, तो मैं इसको काट के और इसका आंसर आपका 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ सोल्व किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए हैं। समझ में आए हैं तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए सभी के साथ। यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री चल रही है, कंप्लीट जनरल सेक्शन की। इंग्लिश के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, नोट्स आपको कंप्लीट जनरल सेक्शन के मिल जाएंगे विदिन 1 वीक। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। सारे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।